नमस्कार दोस्तों, मैं काइनेटिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने डीसी सर्किट के एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं। इन सारे एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करते हुए समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू वॉट। वॉट की बात करें तो वॉट जो यूनिट होती है वो होती है पावर की, और पावर होता है V इंटू आई। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उसका रिलेशन पावर से। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम मीन्स आई स्क्वायर आर, ये भी पावर के फॉर्मूला है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू मीन्स जूल पर सेकेंड। डी का रिलेशन से भी वॉट से है, लेकिन यहाँ सी ऑप्शन की बात करें आई बाय वी, एम्पियर बाय वोल्ट मीन्स इज नॉट इक्वलेंट टू वॉट, मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If the length of a wire of resistance R is uniformly stretched to N times its original value, its new resistance is। जब भी किसी रेजिस्टेंस को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो N स्क्वायर टाइम्स चेंज हो जाता है। मीन्स अगर बात करें उस वायर को N टाइम्स खींचा गया है, अगर खींचा तो उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो होगा N स्क्वायर R। अगर सपोज 2 टाइम्स स्ट्रेच किया जाता है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर मीन्स 4R इज राइट आंसर। अगर 3 टाइम स्ट्रेच किया जाता है तो 3 स्क्वायर इंटू आर मीन्स 9R इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस ठीक है रो L बाय ए, अगर लेंथ इंक्रीज की गई है, लेंथ इंक्रीज हो गई 2 टाइम्स तो एरिया कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है, तो अपॉन 2 मीन्स 2 ऊपर घूम के चला गया तो 4L बाय ए मीन्स इस तरीके से अगर 2 टाइम्स खींचा गया है तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस। यहाँ n टाइम्स स्ट्रेच किया गया है तो N स्क्वायर R इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जनरली हम सबको पता है कि करंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट। ओम्स लॉ के लिए वैलिडिटी क्या होनी चाहिए? ओम्स लॉ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैलिडिटी होनी चाहिए टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन अपॉन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सपोज आपके पास डी ऑप्शन नहीं दिया होता, अगर डी ऑप्शन आपके सामने नहीं होता तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होता वो होता बी, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। क्योंकि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन दिया उसमें ए और बी दोनों को कंसिडर किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में जो जब आपके पास ए और बी दोनों ऑप्शन दिया हो तो उसमें डायमेंशन को भी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो राइट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे डी। जनरली अगर सपोज आपके पास डी ऑप्शन ए एंड बी नहीं होता और आपके पास ए बी और सी ऑप्शन होते तो आपको जो टिक करना होता वो बी को ही टिक टिक करता है आप राइट आंसर को। बट आपके पास एक ऑप्शन दिया है ए एंड बी, मतलब डायमेंशन को भी कंसिडर करके हम आंसर लगा सकते हैं जब दोनों ऑप्शन में दिए हुए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पॉजेज द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? सिल्वर का। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। 3 parallel resistive branches are connected across a DC supply. What will be the ratio of the branches current I1, I2, I3 if the branch resistance are in the ratio R1, R2, R3 in the proportion with 2, 4 and 6। तो हम सबको पता है रेजिस्टेंस और करंट के बीच में जो रेशियो R इज इक्वल टू V अपॉन I।
लेकिन यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। मींस रेजिस्टेंस और करंट के बीच में जो रेशियो है वो रिलेशन कैसा है, इनवर्स का रिलेशन है। मींस करंट और रेजिस्टेंस की इसमें इनवर्स का रेशियो है। तो अगर मान लो सपोज मेरे को करंट फाइंड आउट करनी रहेगी तो करंट हो जो होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस का इनवर्स। रेजिस्टेंस का इनवर्स करें तो 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। इसको सपोज अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो आंसर जो आएगा वो 6, 3 एंड 2। मीन्स जो करंट का जो रेशियो आएगा हमारे पास 6:3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लीनियर रजिस्टर्स एंड आइडल वोल्टेज सोर्स। इफ द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स आर डबल्ड देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि अगर सपोज आपके पास कोई सर्किट गिवन है कि ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स दिया है, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो इसने बोला है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर डबल। अगर सपोज पहले वाले केस में यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स वी कनेक्ट है, करंट जो फ्लो रही है वो यहाँ पर आई करंट है आर रेजिस्टेंस में। नेक्स्ट जो कंडीशन ली इसने बोला कि अगर सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल कर देंगे तो जाहिर सी बात है करंट क्या हो जाएगी, I/2। ऐसे केस में तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसमें कितना चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2R × I/2। मीन्स R × I ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। पहले वाले केस में भी I × R ही वोल्टेज ड्रॉप था। तो सपोज अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस अगर डबल कर दिए जाएँ तो उस केस में किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो चेंज नहीं होगा, वो पहले वाला ही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर होगा डी, नोट चेंज। The VI characteristic of an element is shown in the figure. The element is, यहाँ पर बात करें कि जो VI characteristic given है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट की बात करें यहाँ पर सबसे पहले लीनियर है या नॉन लीनियर। तो जाहिर सी बात है हमें स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रही, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ चेंजेस हो रही है ओरिजिन पर जाकर। तो दिस इज़ नॉन लीनियर, ठीक है, ये नॉन लीनियर हो गया। लीनियर और नॉन लीनियर के लिए कंडीशन है। लीनियर के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो आपके पास स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से क्रॉस होते हुए फिर भी सीधी निकल जाए, ठीक है। मीन्स अगर ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके की होती, ओरिजिन से क्रॉस होती, तो इसे मैं लीनियर कंसिडर कर लेता। अगर ये कुछ इस तरीके की होती कि यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट पर ओरिजिन पर ख़त्म हो जाती तो मैं इसे लीनियर नहीं बोल सकता था, क्योंकि ओरिजिन पर आने के बाद वो वापस ऊपर भी निकल सकती थी इस डायरेक्शन में। तो उस केस में मैं इसे लीनियर नहीं बोल सकता था, ठीक है, इसको लीनियर बोल सकता हूँ मैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है एक तो नॉन लीनियर। दूसरी बात करें एक्टिव है या पैसिव। तो पैसिव के लिए एक कंडीशन है, पैसिव के लिए कि जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर V/I का रेशो अगर पॉजिटिव है तो इस केस में वो कैसा एलिमेंट होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। अगर किसी भी क्वाड्रेंट में V और I का रिलेशन नेगेटिव हो जाता है तो ऐसे केसेस में वो एक्टिव सोर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर डिस्कस करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में V/I का रेशियो वो क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ तो मैं पैसिव बोल सकता हूँ। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें V/I का जो रेशियो है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर एक भी क्वाड्रेंट में V/I का रेशियो अगर नेगेटिव होता है तो ऐसे केसेस में उसे बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर है, एक्टिव है। और बात करें बायलेटरल है या यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल को नॉन बायलेटरल भी बोल सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं बायलेटरल और नॉन बायलेटरल के लिए कंडीशन होती है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। लेकिन यहाँ अगर देखें हम
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ये नहीं है। अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की होती तो मैं इसे बोलता कि हाँ कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। तो इस वाली को तो मैं बायलेटरल बोल सकता हूँ, बट ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग देखूँ मैं तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये कौन सा हुआ? ये नॉन बायलेटरल एलिमेंट हुआ। तो इस टाइप को मैं क्या बोलूँगा, ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है वो किसकी है? नॉन लीनियर, एक्टिव और नॉन बायलेटरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज। अब जाहिर सी बात है वोल्टेज सोर्स गिवन है, वोल्टेज सोर्स क्या होगा? एक्टिव एलिमेंट होगा। वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, दोनों एक्टिव सोर्स ही होते हैं। और दूसरा बायलेटरल होगा या यूनिलेटरल होगा, तो ये यूनिलेटरल एलिमेंट होगा। तो आप सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है आइडियल वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर बहुत से बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है क्या होगा, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या फिर इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझते हैं हम कि अगर सपोज आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज आप वोल्टेज सोर्स को जब भी सर्किट में से रिमूव करोगे, सर्किट में से अगर वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हैं तो एक शॉर्ट सर्किट आता है। वोल्टेज सोर्स को इस तरीके से रिमूव किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? ज़ीरो, मीन्स ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का होता, आइडियल करंट सोर्स है, अगर करंट सोर्स की को लेकर क्वेश्चन होता तो करंट सोर्स को हम कैसे रिप्लेस करते हैं? करंट सोर्स को ओपन सर्किट के थ्रू। और ओपन सर्किट मतलब ओपन सर्किट में से करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो नहीं होती मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो अगर सपोज यहाँ पर आइडियल करंट सोर्स होता तो हम जो कंसिडर करते वो करते इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किरचॉफ लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विथ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? तो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी सर्किट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में हम कोई रेजिस्टेंस अलग से ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर आर दोज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्पेस। अगर ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, बट लम्प्ड पैरामीटर में अप्लाई कर सकते हैं। लम्प्ड पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो हम फिज़िकली, जैसे जब भी हम लैब वगैरह में काम करते हैं, जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, वो वाले रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को हम लम्प्ड पैरामीटर्स बोला करते हैं। और किरचॉफ लॉ पैसिव एलिमेंट और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पर भी अप्लाई होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल ए बी ऑफ द सर्किट, द करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ जो ए बी टर्मिनल है इस पर 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं और ये पूछ रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए हम इस जो सी नोड है इसको हम 24 वोल्ट का यहाँ पर बोल सकते हैं 24 वोल्ट है। और यहाँ पर हम 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करने के लिए इस सर्किट पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। नोडल एनालिसिस मीन्स यहाँ पर एक नोड कंसिडर करते हैं, वो इस नोड का वोल्टेज है V। इस V से आउटगोइंग करंट फ्लो कराएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। फर्स्ट जो ब्रांच करंट है ये वाली, इस पर हम करंट की जो इक्वेशन लिखेंगे वो V माइनस 24/5 प्लस सेकेंड ब्रांच करंट V/6 प्लस नेक्स्ट ब्रांच करंट की बात करें V/8। यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आएगी आपके पास V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। V की वैल्यू जो आपके पास आ चुकी है वो आई है 9 वोल्ट। आपको करंट फाइंड आउट करनी है, ये थर्ड वाली जो ब्रांच करंट है वो।
यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो आएगी I इज इक्वल टू 9 बाय, यहाँ रजिस्टेंस होगा 2 + 4 6 मीन्स 3/2, वो 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। मीन्स जो आपके पास करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 एम्पियर। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।